चलिए स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है विलयन, उसके एक और महत्वपूर्ण लेक्चर की। पिछले लेक्चर तक हम विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म जो 4 हैं हमारे सिलेबस में, उसमें से 2 कंप्लीट कर चुके थे, जो कि था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। उसके क्वथनांक उन्नयन पर आधारित 2 फॉर्मूले आए थे, उस पर हमने जो बेस न्यूमेरिकल है उनको भी हल कर लिया था। साथ ही मैंने कहा था कि कुछ और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम जो बचे हुए 2 अणुसंख्या गुणधर्म हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक और अणुसंख्या गुणधर्म नंबर 3, जिसका नाम है हिमांक अवनमन, जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको देखिए जैसे लिखा है हिमांक अवनमन, तो एक वर्ड हिमांक है और एक अवनमन है। तो पहले हमें हिमांक समझना पड़ेगा। हिमांक क्या होता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अवनमन माने होता है कमी, डिक्रीजमेंट। तो हिमांक किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं। देखिए हिमांक भी 2 शब्द से मिलकर बना है। सामान्य रूप से अगर बात करें हिम प्लस अंक, इसका मतलब हुआ हिम माने बर्फ के रूप में जम जाना, ठोस बन जाना किसी का, अंक माने ताप। तो सामान्य शब्दों में परिभाषा तो यही होती है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह ताप हिमांक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए पानी है, तो पानी जिस निश्चित ताप पर बर्फ बन जाएगा उस ताप को हम हिमांक बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, आपने देखा होगा ना, फ्रिज में आप जब पानी को रखते हैं तो वो बर्फ की तरह जमता है फ्रीजर में रखने पर। तो आप उसमें देखते होंगे कि वह जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो पानी बर्फ में बदल जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए हिमांक होगा। ठीक, इसे अगर हम सही शब्दों में परिभाषित करें तो इसका मतलब ये होता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था में, उसी द्रव की ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। माने जब किसी द्रव का वाष्प दाब में पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि वाष्प दाब क्या होता है। सामान्य शब्दों में मैंने कहा था कि जब किसी द्रव की वाष्प ऊपर उठ रही हो, उसे रोकने के लिए जो दाब लगता है वो वाष्प दाब है। सामान्य शब्दों में तो यही था। तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस अवस्था जब आएगी उसके वाष्प दाब के बराबर होता है, जिस ताप पर ऐसा होता है उस निश्चित ताप को आप कहते हैं हिमांक। ठीक है ना। तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव की ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उस निश्चित ताप को हम हिमांक कहते हैं। तो आपको हिमांक समझ में आया। अब हिमांक अवनमन जब होता है तो इसे हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। क्यों होता है उसको समझाता हूं मैं आपको। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब क्या है कि जब आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दें और उसके गुण में कुछ चेंज आ जाए, कोई बदलाव आ जाए, या तो कम हो जाए या वो वैल्यू बढ़ जाए, तब हम उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुद्ध विलायक की बात करते हैं। आपके पास कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक को मैं यहां पर समझ लेता हूं जल से। माने आपके पास जल है, जल में कुछ मिला हुआ नहीं है, शुद्ध विलायक माने जल है आपके पास। आपने इसको ठोस में बदलने की कोशिश की, माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। भाई जल के लिए तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ बन जाएगा, अर्थात हिमांक जो है शुद्ध जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो शुद्ध विलायक माने जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन गया और बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाता है। ठीक, तो शुद्ध जल माने शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने क्या काम किया, फिर से उतना ही जल लिया। अब उस जल में आपने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अब उसको हम शुद्ध विलायक में कह के क्या कहेंगे, विलयन कहने लगेंगे। क्योंकि जल में, मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, जल में अवाष्पशील विलय, ये तो विलयन में माने जल में अवाष्पशील विलय आपने मिला लिया, तो अब वो विलयन बन गया। तब जो हिमांक होगा
वो 0 से कम हो जाएगा। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मानने की बात क्या होगा, माने 0 से कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, हिमांक में कमी आ जाएगी। तो जो माने हिमांक हो जाएगा, ये समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप शुद्ध विलायक में माने जल में कोई अवाष्पशील विलय मिला लेंगे, माने जब वो विलयन बन जाएगा, तब वो बर्फ बनने में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ नहीं बनेगा, उससे और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, माने लो टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा, माने -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब वो विलयन बर्फ बनेगा, ठोस अवस्था में बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध विलायक के सापेक्ष विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में आई है कमी, हिमांक अवनमन कहलाती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। तो आप समझ रहे होंगे, एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूं। जब आपके पास शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, माने जल है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जल बर्फ बन जाता है, माने शुद्ध जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने उस शुद्ध जल में कुछ मात्रा अवाष्पशील विलय पदार्थ की मिला ली, तब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर बर्फ में बदलेगा, अर्थात ठोस अवस्था में बदलेगा, अर्थात हिमांक में कमी हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि अवाष्पशील विलय के जो कण हैं, जो कणों की संख्या है, जो अणुओं की संख्या है, वो शुद्ध विलायक शुद्ध जल के अणुओं को, कुछ अणुओं को कवर कर लेगी, उनको बर्फ बनने से, ठोस अवस्था में बदलने से रोकेगी। इस वजह से आपको थोड़ा टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा उसको बर्फ बनाने के लिए। तो इसलिए हिमांक में, विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक के सापेक्ष कुछ कमी आ जाती है। इस कमी को हम हिमांक अवनमन कहते हैं, और हिमांक अवनमन को आप डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करें। F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा T माने हिमांक में परिवर्तन। तो हिमांक में हमेशा कमी होगी, क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है अवाष्पशील विलय मिलाने से, क्योंकि फिर बाष्पित होने में, मैंने आपको पहले बता दिया था, बाष्पित होने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही उसको बर्फ जमाने में कम टेम्परेचर की, और ज्यादा कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो हिमांक में तो आती है कमी, क्वथनांक में होती है वृद्धि। क्वथनांक उन्नयन होता है, माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डेल्टा TF से हम हिमांक अवनमन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से जो मैंने आपकी रफली टाइप का कुछ लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको व्यवस्थित तरीके से पूरी हिमांक अवनमन की थ्योरी लिख देता हूँ, डेल्टा TF से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद हिमांक अवनमन का जो कैलकुलेटिव, जो न्यूमेरिकल्स जहां पर पूछे जाते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, उसकी बात भी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर हिमांक अवनमन को थ्योरी के रूप में लिख दिया है। तो क्वथनांक उन्नयन के जैसा ही थ्योरी है। क्या लिखा है देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में, माने आपके पास शुद्ध विलायक है, उसमें अगर आप अवाष्पशील विलय पदार्थ की कुछ मात्रा मिला दें, माने शुद्ध जल है उसमें कुछ अवाष्पशील विलय आपने मिला दिया, तब विलयन, पहली बात तो विलयन बन गया क्योंकि आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया है कुछ मात्रा में, तो विलयन बन चुका है। तो विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक के सापेक्ष, माने विलयन का जो हिमांक है, जल में जो भी आपने अवाष्पशील विलय मिलाया है उस समय हिमांक, और जब वो शुद्ध जल था अलग से, तब आपने जो हिमांक निकाला था, तो शुद्ध विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक के सापेक्ष कुछ कमी हो जाती है। माने शुद्ध विलायक के हिमांक के सापेक्ष कुछ कमी हो जाती है। लिख सकते हैं शुद्ध विलायक के हिमांक के सापेक्ष, हिमांक के सापेक्ष कुछ कमी हो जाती है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। माने जब किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाएंगे, तब विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक के हिमांक के सापेक्ष कुछ कमी हो जाएगी। उस कमी को आप हिमांक अवनमन कहते हैं। तो ऐसा मान लिया है कि शुद्ध विलायक का हिमांक मान लीजिए T1 है, विलयन का हिमांक T2 है। जब आपने उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, तो उस समय हिमांक T2 हो गया। तब हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन को डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे, तो T1 - T2 करेंगे। रीजन, क्योंकि विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, विलयन बनने पर हिमांक में कुछ कमी आ जाएगी, टेम्परेचर नीचे जाएगा, डाउन करना पड़ेगा, तो T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, T2 कम होगा, तो इसलिए T1 - T2। जबकि हमने क्वथनांक उन्नयन में देखा था कि विलायक का जो क्वथनांक अगर T1 था तो विलयन का क्वथनांक T2 था, तो क्वथनांक बढ़ा था, T2 ज्यादा था, तो इसलिए T2 - T1 किया था वहां। तो क्वथनांक में उन्नयन होता, उसे डेल्टा T भी कहा था, T2 - T1 था। यहाँ हिमांक में कमी हो रही है, तो इसलिए T1 में से T2 घटाया है, क्योंकि शुद्ध विलायक का हिमांक मतलब जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा विलयन के सापेक्ष। इसलिए लिखा है कि जब आप शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे, तब विलयन के हिमांक में शुद्ध विलायक के हिमांक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के हिमांक के सामने विलयन के हिमांक में कमी हो जाएगी। उस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं।
तो इस थ्योरी को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए हिमांक अवनमन पर जो न्यूमेरिकल है उस पर उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा उसको लाने का प्रयास करेंगे। क्वथनांक उन्नयन के जैसा ही फॉर्मूला होगा, जहां डेल्टा टीवी होता था वहां डेल्टा टीएफ आ जाएगा, सेम प्रोसेस होगा। तो इसको आप पहले नोट कर लें, इसके बाद में फॉर्मूले पर चलते। देखिए बात करते हैं हिमांक अवनमन के फॉर्मूले को लेकर। तो प्रयोगों से ये ज्ञात होता है कि जो हिमांक अवनमन है वो विलयन की मोलनता के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोलनता के अनुक्रमानुपाती था, ऐसे हिमांक अवनमन भी विलयन की मोलनता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे अगर गणितीय रूप से लिखें तो देखिए हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ को कहते हैं, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है मोलनता के। मोलनता को आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुक्रमानुपाती वाला साइन अगर आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम केएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केएफ को बोला जाता है हिमांक अवनमन स्थिरांक। जैसे वहां क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते थे केबी को, तो यहाँ केएफ को क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, मोलनता का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो मोलनता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। तो विलेय पदार्थ का अणुभार को आप एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे बटे विलायक का भार केजी में। तो विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और केजी के करने के लिए उसे 1000 ऐसे लिखेंगे। तो डेल्टा टीएफ हो जाएगा, ये 1000 बिल्कुल ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपोन में आएगा एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आप डेल्टा टीएफ को इधर ले जाइए और एम डैश को इधर ले आइए, माने ये हो जाएगा एम डैश इक्वल, इसको मैं थोड़ा इस टाइप से लिख देता हूँ, 1000 पहले 1000 फिर केएफ और इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाद में, अपॉन नीचे डेल्टा टीएफ इधर आ जाना है क्योंकि एम डैश में इधर ले गया हूँ, तो डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला क्वथनांक उन्नयन के जैसा ही है। एम डैश ही होता था विलेय पदार्थ का, एवास्फिल जो विलेय आप मिलाते हैं शुद्ध विलायक में उसका अणुभार है 1000, ये मोललता की वजह से है। केएफ वहां होता था केबी, यहाँ है केएफ, तो यहाँ इसे बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू एवास्फिल विलेय की मात्रा है, डेल्टा टीएफ हिमांक अवनमन है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, विलायक की मात्रा है। तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सेम है, 1000 सेम है, एम डैश सेम है, केएफ और डेल्टा टीएफ हुए हैं। तो ये केएफ वहां उन्नयन स्थिरांक था, यहाँ अवनमन स्थिरांक है। डेल्टा टीबी होता था वहां पर, उसे क्वथनांक उन्नयन बोलते थे, यहाँ डेल्टा टीएफ इसे हिमांक अवनमन बोलते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूं कौन क्या है। तो यहाँ एम डैश है आपका एवास्फशील विलेय का अणुभार, ठीक। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू है एवास्फशील विलेय की मात्रा, ठीक। इसके बाद है कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा। इसके बाद बचा डेल्टा टीएफ, इसको बोलते हैं आप हिमांक अवनमन, ठीक। इसके बाद बचा केएफ, इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल सकते हैं, केएफ इक्वल टू होता है मोलल। ये मोलल भी हो सकता है, ग्रामाणु भी हो सकता है, मोस्टली मोलल होगा। मोलल होगा, क्यों कह रहे हैं मोलल? क्योंकि 1000 है ना फॉर्मूले में, आपने मोललता का यूज किया, इसलिए इसको मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। इसकी अगर मात्रक की बात करें तो मैं लिख देता हूं केएफ का मात्रक, देखिए होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या आप इसको कह सकते हैं केल्विन मोलल इनवर्स। मोलल ये लिखा मोलल क्योंकि किलोग्राम मोल इनवर्स को आप मोलल बोल दोगे, या बोल सकते हैं आप केल्विन में है तो डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स, ठीक है ना। केएफ का मात्रक केबी के जैसा है, केबी में केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स था, या केल्विन मोलल इनवर्स बोल सकते थे, या डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स बोल सकते थे। तो केएफ और केबी दोनों के मात्रक सेम ही होते हैं। जिस स्थिति में आपने यहाँ पर मोललता यूज किया तो 1000 होता है। अगर आप ग्राम अणु यूज करेंगे तो यहाँ फॉर्मूले में 100 भी होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला 1000 वाला होता है, एक फॉर्मूला 100 वाला होता है, दोनों फॉर्मूले, लेकिन मोस्टली यूज यही होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप समझ जाइए, हिमांक अवनमन का फॉर्मूला क्वथनांक उन्नयन के जैसा है, बस यहाँ पर डेल्टा टीएफ और केएफ है,
अंतर में, बाकी सारी वैल्यू वही है। ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए हिमांक अवनमन पर आधारित पहले न्यूमेरिकल को करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं और मैंने कहा था न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका क्या है, आप किसी न्यूमेरिकल को एक से ज्यादा बार पढ़िए। एक से ज्यादा बार पढ़ने से होता क्या है कि आपको जो वैल्यू दी है वो समझ में आती है, उसको नोट करते जाइए। जो फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगाकर उसका फॉर्मूला लिखिए। फिर फॉर्मूले में देखिए आपको जो वैल्यू पता है, ठीक बात, जो नहीं पता वो कहाँ से आएंगे। तो ऐसे करके आपको एक सिस्टमेटिक चैन मिल जाती है क्वेश्चन सोल्व करने की। तो उसको देखते हैं। देखिए नाइट्रोबेंजीन, उसका फॉर्मूला भी उसने दिया है CCH5NO2। बाकी ऑर्गेनिक जब मैंने आपको पढ़ाया है इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां देख सकते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है नाम से। तो नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक, तो इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन का हिमांक माने शुद्ध विलायक का हिमांक आपको दिया हुआ है। वो कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन के 50 ग्राम में, तो विलायक हो गया 50 ग्राम, नाइट्रोबेंजीन विलायक है, शुद्ध विलायक है, तो उसके 50 ग्राम में किसी अज्ञात पदार्थ के 2.5 ग्राम घुले हैं, माने ये विलय हो गया, कोई अज्ञात है, इसका नाम नहीं दिया है, 2.5 ग्राम घुले हैं, तब हिमांक 276 केल्विन हो जाता है। देखिए जब आप उसमें अज्ञात पदार्थ मिला दे रहे हैं नाइट्रोबेंजीन में तो विलन बन जा रहा है और विलन के हिमांक में कमी हो जा रही है। आप देखिए 276 हो गया, पहले कितना था 278.82, तो कम हो गया, इसी को तो हिमांक अवनमन बोलते हैं। तब आपको KF का मान बताना है, माने हिमांक अवनमन स्थिरांक बताना है। और आपको साथ में जबकि M' बराबर 63U, M' माने विलय का अणुभार आपको दिया है, क्योंकि देखिए उसने वहां अज्ञात पदार्थ लिखा है तो उसका नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको, फॉर्मूला नहीं पता तो अणुभार नहीं ज्ञात कर सकते थे, तो इसलिए उसने अणुभार आपको दिया है 63U। U मींस AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो कुल मिलाकर आपको अणुभार 63 दिया। तो मैं वैल्यू नोट करता हूं इसको सोल्व करने के लिए। तो आप ये समझिए, एक बार फिर से पढ़ते रहेंगे इसको। नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक, तो इसको मैं सीधे सीधे अगर कहूं तो डेल्टा TF अगर निकालें तो ये T1 है, तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो 278.82 केल्विन है। माइनस कर लेंगे, जब आप उसमें अज्ञात पदार्थ मिलाते हैं तो 276 हो जाता है, तो -276, तो जो हिमांक अवनमन आएगा हमारा, इसको माइनस करेंगे तो 2.82 केल्विन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद शुद्ध विलायक का नाइट्रोबेंजीन के 50 ग्राम में, तो कैपिटल W, क्योंकि हम विलायक की मात्रा को कैपिटल W से, अज्ञात पदार्थ के 2.5 ग्राम, तो विलय हुआ तो उसको स्मॉल w से 2.5 ग्राम। आपको KF बताना है और आपको M' दिया तो M' भी नोट कर लीजिए 63U, तब आपको KF बताना है। तो आपको पता है कि हिमांक अवनमन का जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है वो क्या है, M' इक्वल 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्मॉल M' की वैल्यू, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए फॉर्मूले में, जो फाइंड आउट करना है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्मॉल M' कितना है 63, ये 1000, KF आपको ज्ञात करना है, स्मॉल w आपका 2.5 है, डेल्टा TF आपका 2.82 है, कैपिटल W आपका 50 है। यहाँ से KF की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। कैलकुलेशन आती होगी, नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फॉर्मूला 1000 वाला लगाया है तो KF जो भी आएगी वैल्यू उसका यूनिट होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या आप कह सकते थे केल्विन मोलल इनवर्स। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार से आप यहाँ पर KF ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो जो वैल्यू आपको दी है उसको नोट कर लिया, फिर जो फॉर्मूला आपके पास होता है उस फॉर्मूले को लिखा, उसमें जो वैल्यू हमें पता थी हमने वो लिख ली, जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो आ जाएगी। यूनिट आपकी ये है, क्योंकि अगर वो कहता है स्पेशली कि ग्राम अणुक अवनमन स्थान बताइए तो फिर मैं फॉर्मूले में यहाँ 1000 न लिखकर 100 लिखता, क्योंकि वो ग्राम अणुक कहता तब। लेकिन चूंकि उसने KF ही कहा है तो हम ऐसी स्थिति में मोलल हिमांक अवनमन स्थान ही मानते हैं, माने 1000 वाला ही फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल की, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। एक अवास्तविक विलय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन पाया गया। तो देखिए अवास्तविक विलय के 10 ग्राम है, तो ये स्मॉल w की वैल्यू है 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में, तो ये कैपिटल W हो गया 100 ग्राम। बेंजीन के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन पाया गया, तो डेल्टा TF 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया।
विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। आपको KFV इन्होंने सीधे डायरेक्ट दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय के अणुभार आपको ज्ञात करना है m डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तब आप क्या काम करेंगे, तो m डैश जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल। अब आप m डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिखेंगे, तो 1000 KF 2.53, स्मॉल w आपका हो जाएगा 10, डेल्टा TF आपका हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपको मैंने कहा था केल्विन, और जब इसकी यूनिट होती है वो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड दोनों हो सकता है, तो 1 ही रहने देंगे, इनटू कैपिटल W 100। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो m डैश है आपका अणुभार आपका कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और ये तो कैलकुलेशन भी इजी है, देखिए 20 जो है आपके हो जाएंगे, 100 हो गया और ये पॉइंट हट जाएगा तो 253 ग्राम पर। ठीक है ना, तो ये आपका एवासील विलेय का अणुभार इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसमें सारी वैल्यू देगा, कोई एक वैल्यू पूछेगा, जैसे कि इससे पिछले न्यूमेरिकल में आपको जो कैलकुलेट किया था वो हमने जो डेल्टा TF है वहां से कैलकुलेट, मतलब KF कैलकुलेट किया था, डेल्टा TF वगैरह निकाल लिया था, तो उसमें KF कैलकुलेट किया था, इसमें हमने m डैश माने एवासील विलेय का अणुभार ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी पर नोट करें। आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है। नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक 278.82 केल्विन है, ऐसा न्यूमेरिकल में ये लाइन पहले भी आ चुकी है। एवासील विलेय के 0.25 मोलल विलयन बनाने पर, माने एवासील विलेय मिलाया आपने और जो विलयन बना उसकी मोललता दी है इस बार, 0.25 मोलल विलयन बनाने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का हिमांक अवनमन हो जाता है, माने हिमांक में जो कमी है वो 2 डिग्री की आती है। तो KF की गणना करेंगे, तो इस बार विलेय और विलायक की मात्रा ना देकर सीधे मोललता दी है, तो जो वैल्यू दी है उसको नोट करते। देखिए मोललता को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना बताया, तो 0.25, 2 डिग्री का अवनमन आ गया है तो सीधे सीधे डेल्टा TF है 2 डिग्री। भाई अब वो सामान्य हिमांक लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हिमांक अवनमन सीधे दिया। तब आपको KF ज्ञात करना, तो इस बार वो 1000 या कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको मैंने कहा था कि जो हिमांक अवनमन होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, और अनुक्रमानुपाती हटाया था तो एक नेतांक आया था, तो एक फॉर्मूला ये भी था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, इसी से वो 1000 वाला फॉर्मूला आता है। तो अब की बार सीधे इसी का यूज कर लेंगे। डेल्टा TF आपका 2 है, KF आपको ज्ञात करना है और ये है 0.25, तो जो KF की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 2/0.25। इसको सोल्व कर लेंगे और आपको बताइए कि KF की जो यूनिट है वो आप डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स लिख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सीधे सीधे हो जाएगा, कोई 1000 वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का जो तीसरा गुणधर्म है जिसका नाम है हिमांक अवनमन, उसकी थ्योरी को पढ़ा, उसको समझा, उसके आधार पर जो फॉर्मूले होते हैं उनको देखा, फिर उस फॉर्मूले के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको कराए। और न्यूमेरिकल्स हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे वहां आएंगे। तो अभी तो हम चैप्टर को ही आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लेक्चर इसी टॉपिक के साथ लास्ट हो जाता है। इसके बाद के लेक्चर में हम जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का चौथा महत्वपूर्ण जो प्रकार है परासरण, ऑस्मोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। जब तक नया लेक्चर आता है तब तक आप इस महत्वपूर्ण लेक्चर को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। किसी की डाउट क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से आप मालूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।